दोस्तों, आज मेरे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सदानंद शाही। सदानंद शाही जो हैं वो प्रोफेसर तो हैं ही हैं, इसके अलावा ये साहित्यकार हैं और चिंतक हैं। समसामयिक विषयों पर ये हमेशा लिखते रहते हैं, मतलब हस्तक्षेप करते रहते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो इनके प्रोफाइल के बारे में जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। बाकी तो फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। और शाही जी का जन्म जो है वो सिंगरहा गांव में हुआ है और 1958 में इनका जन्म हुआ है, 7 अगस्त 1958 में। इन्होंने गांव से ही अपना जो हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद से इंटरमीडिएट रामकोला, एक बगल में जगह है, वहां से रामकोला से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। बीए इन्होंने यूएन कॉलेज परडौना से किया 1981 में, और पढ़ाई के साथ साथ ही ये छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे उस समय। एमए और पीएचडी इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब इस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, वहां से इन्होंने एमए किया और पीएचडी की। आजकल जैसे कि मैंने बताया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर हैं। इसके अलावा भोजपुरी अध्ययन के संस्थापक और समन्वयक भी ये रह चुके हैं। प्रेमचंद साहित्य संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक भी ये रहे। अब इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि 2002 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से ये जुड़े, एसोसिएट उससे हुए। जर्मनी की डार्ट फेलोशिप के तहत साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हाइडेलबर्ग जर्मनी में विजिटिंग फेलो रहे 2003 में। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन जर्मनी के अलावा पेरिस यानी फ्रांस तथा इटली के तुरिनो विश्वविद्यालय में कबीर विषयक व्याख्यान एवं काव्य पाठ इन्होंने किया। न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में 2007 में इन्होंने शिरकत की, जो भारत सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल था उसके सदस्य थे उसमें। विश्व भोजपुरी सम्मेलन मॉरिशस में 2000, 2009, 2014 में इन्होंने शिरकत की। भोजपुरी एसोसिएशन सिंगापुर के निमंत्रण पर ये सिंगापुर इन्होंने यात्रा की 2017 में, और मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा भोजपुरी सेवा के लिए इनको विश्व भोजपुरी सम्मान 2014 में प्राप्त हुआ। हिंदी और भोजपुरी की सेवा के लिए शब्दम सम्मान इनको 2017 में मिला। इनके कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे कि अपभ्रंश के धार्मिक मुक्तक और हिंदी संत काव्य, ये प्रकाशित हुआ है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है, जो कि 1998 में प्रकाशित हुआ। इनके कविता संग्रह कई हैं। असीम कुछ भी नहीं, ये 1999 में प्रकाशित हुआ। सुख एक बासी चीज है। उसके अलावा इन्होंने दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद पर एक पुस्तक लिखी है, स्वयंभू साहित्य अकादमी 2002। ये इस पर थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि स्वयंभू ये है दरअसल क्या। हरिऔध रचनावली 10 खंडों में, 1-2 खंड नहीं 10 खंडों में इन्होंने 2010 में इनका ये प्रकाशित हुआ है। परंपरा और प्रतिरोध हिंदी अकादमी द्वारा 2010 में प्रकाशित हुआ है। कबीर, रैदास, पलटूदास और प्रेमचंद पर किताबें इनकी आने वाली हैं, प्रकाश्य हैं। इसके अलावा ये संपादक भी हैं। साखी और कर्मभूमि का संपादन इनका चल रहा है और ये पत्रिका नियमित निकल रही है। उसके बाद इन्होंने कर्मभूमि एक किताब है इनके, उसके बाद मुक्तिबोध, आत्मा के शिल्पी, अंधेरे में तथा अन्य कविताओं का इन्होंने संपादन किया है। माटी पानी इनका लेटेस्ट कविता संग्रह है। और मातृभाषा की नागरिकता
ये पुस्तक जो है वो इनकी यंत्रस्थ है। तो शायरी इतना तो मैंने आपके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। आपका बहुत ज्यादा बता दिया आपने। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत दिनों बाद आपसे एक तो बातचीत हो पा रही है, और दूसरी बात ये है कि आप हमारे यहाँ पर आमंत्रित वक्ता हैं। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि शाही जी से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, और हम लोगों ने जवानी में लोग बाग गिल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन हम लोग साहित्य खेला करते थे। तो साहित्य और संस्कृति खेला करते थे गोरखपुर में। तो शाही जी से अब हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। शाही जी, ये जो पहले तो ये बताइए कि आप एमए और पीएचडी वगैरह तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन साहित्य के दुनिया में सक्रियता बहुत कम लोगों की रहती है। लोग एकेडमिक बन के रह जाते हैं, लेकिन आपने तो साहित्य में काफी योगदान किया है। ये मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई है? अरविंद जी, एक तो खुशकिस्मती मेरी भी है, और मैं हमेशा मानता हूं कि खुशकिस्मती दो तरफा होती है। तो मेरे लिए भी ये खुशकिस्मती है कि इस आभासी मंच पर आपसे इतने लंबे अंतराल पर बातचीत हो रही है। वैसे मुझे इसे विनम्रता न माना जाए। मुझे नहीं लगता कि साहित्य में कोई मेरा ऐसा योगदान है उल्लेखनीय। मैं साहित्य का एक तरह से कार्यकर्ता रहा हूं, और मैं जिस कॉलेज से, जिसका नाम आपने लिया, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पडरौना, वहां से मैंने बीए किया, और वहीं मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, जैसा कि आपने उल्लेख किया है। इस कॉलेज की एक खास बात आपको बता दें कि हिंदी के कवि केदारनाथ सिंह लंबे समय तक इस कॉलेज में हिंदी के अध्यापक रहे, विभागाध्यक्ष, और उसके बाद कुछ वर्षों तक उस कॉलेज के प्राचार्य रहे। जब मैं पहुंचा 1979-80 में बीए करने, तो उसके 4 साल पहले केदारनाथ सिंह जेएनयू जा चुके थे। लेकिन पडरौना कस्बा था वो उस समय, और अब भी कस्बा ही है। उस कस्बे में केदारनाथ सिंह की अनुपस्थिति इस कदर उपस्थित थी, हर आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा था, थोड़ा भी पढ़ा लिखा या बेपढ़ा लिखा, थोड़ा भी जो संवेदनशील था, सजग था, वो केदारनाथ सिंह की चर्चा करते हुए मिल जाया करता था। तो वहीं पर बीए पार्ट 1 में ही था, एक संगोष्ठी में केदारनाथ सिंह आए हुए थे, और उनसे भेंट हुई। और जिस तरह की आत्मीयता और लगाव केदार जी के प्रति, चाहे उस कॉलेज का चपरासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे पुराने छात्र रहे हो, जिस तरह से एक केदार जी की स्मृति पडरौना कस्बे में और कॉलेज में बनी हुई थी, उसने मुझे बहुत आकृष्ट किया। और ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसका कोई सीधा संबंध मेरे जीवन से है, लेकिन ये महसूस हुआ कि हम जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, सामान्य जीवन के कार्य व्यापार कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इनसे अलग भी एक कोई चीज है
जिसे साहित्य कहते हैं, और जिसकी व्याप्ति इतनी है कि एक आदमी जो शहर काफी साल पहले छोड़ चुका है, वह शहर के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तो साहित्य जैसी एक कोई वैकल्पिक दुनिया होती है, और जिसमें हम सांस ले सकते हैं, जिसमें हम एक इत्मीनान महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया से हमारा परिचय केदारनाथ सिंह की पडरौना में जो अनुपस्थिति थी, उस अनुपस्थिति से हुआ। और मैं समझता हूं कि आगे चल करके साहित्य का जो, जैसा कि मैंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना एक जीवन बिताया या बिता रहा हूं, तो उस स्मृति की और पडरौना कस्बे की एक बड़ी भूमिका रही है, ये मैं महसूस करता हूं। आपने कविताएं खूब लिखी हैं और कविताओं पर आपने काफी काम भी किया हुआ है, तो ये जरा बताइए कि कविता लेखन की तरफ केदारनाथ सिंह की वजह से आपका मतलब झुकाव हुआ है या कोई और बात थी? देखिए, कविताएं तो मैं कविता लिखना जो है, एक बचपन में कविता क्या कहेंगे, कुछ तुकबंदी या कुछ, हमारे परिवार के ही एक सदस्य थे जो मानवद्रोही थे, बेहद दुष्ट व्यक्ति थे, और बच्चों को खास तौर से वो बच्चों की बड़ी पिटाई करते थे और बहाने खोज खोज के पिटाई करते थे, और क्रूर व्यक्ति थे। तो उनकी वजह से हम लोग का बचपन एक तरह से तबाह सा हुआ था। तो मुझे याद है कि पहली कविता मैंने जो लिखी होगी उन्हीं के बारे में लिखी होगी। और हमारी एक रिश्तेदारी में, मेरे ननिहाल, मेरे मामा के यहाँ वो अक्सर जाया करते थे, तो मेरा छोटा भाई जो था, मामा का लड़का, उनके बारे में जो एक कविता मैंने लिखी, तो उसको उसने बढ़िया, खूबसूरत, खुशखत था बहुत मेरे मामा का लड़का, तो अपनी राइटिंग में एक पोस्टर जैसा बना के उसने टांग दिया। और वो हमारे जो परिवार के सदस्य थे पहुंचे, तो उनको लग गया कि ये जो लिखा गया है उनके बारे में है। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद से उन्होंने मुझे कम से कम मारना पीटना बंद कर दिया। तो एक इसी तरह की कुछ लाइनें कभी कभी मैं लिख दिया करता था। मेरे नाना जी इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो वो कहते थे कि डायरी जरूर लिखनी चाहिए। तो उनके कहे मैं कभी कभी डायरी भी लिखता था। डायरी में कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी बन जाती थी जिसको आज देखता हूं तो हंसी भी आती है। तो कविता का एक ये असर तो मैंने महसूस किया कि एक बेहद क्रूर और अमानवीय व्यक्ति भी अगर उसके ऊपर एक व्यंग्य कविता थी, जाहिर है, तो व्यंग्य का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसकी हरकतों में कुछ तब्दीली आती है। तो कविता की क्षमता का एक निजी अनुभव मेरे बचपन की स्मृति से आता है, केदार जी के संपर्क में आने के बाद। और इत्तेफाक से जिस साल मैं पडरौना में गया, उसी साल साप्ताहिक हिंदुस्तान, उन दिनों अभी बंद नहीं हुआ था, निकल रहा था, साप्ताहिक हिंदुस्तान में
केदारनाथ सिंह की एक कविता छपी थी, टूटा हुआ ट्रक। और मैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि केदार जी के प्रशंसकों की दुनिया पडरौना में थी, और महीनों साप्ताहिक हिंदुस्तान का वह अंक हाथ में लिए हुए लोग घूमते हुए मिल जाते थे और कहते थे कि देखिए डॉक्टर साहब की कविता इसमें छपी है। केदार जी को लोग वहां डॉक्टर साहब ही कहते थे। तो वो टूटा हुआ ट्रक कविता पढ़ करके मुझे लगा कि अच्छा, कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो जो मैं तुकबंदियां करता था, वो तुकबंदियों से अलग इस तरह भी कविता लिखी जा सकती है, वो बात मेरे दिमाग में आई। और एक कवि सम्मेलन भी हुआ था पडरौना के उस कॉलेज में, जिस कवि सम्मेलन में केदार जी ने कविता अपनी पढ़ी थी, और यही टूटा हुआ ट्रक कविता पढ़ी, एक आध और कविताएं पढ़ी होंगी। बहुत सारे मंच के कवि भी आए थे। उसमें एक आगे चल करके, आप तो जानते हैं कि गोरखपुर शहर तो कवि सम्मेलनों का शहर था, और कवि सम्मेलन रात रात भर होते थे। और हम लोग कभी रेलवे के मैदान में और कभी एमपी कॉलेज के मैदान में खाना वाना खा के रात में 10 बजे गए, और सूर्योदय हो रहा है कवि सम्मेलन से। तो वो तो खैर बाद की बात है। पडरौना कॉलेज में जो कवि सम्मेलन हुआ, बहुत सारे कवि आए थे। एक कवि आए थे जिन कवि का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, व्यंग्य के कवि थे, और बेहद फूहड़ कविता सुनाई। कहा कि उनका उपनाम ही सांड था। तो जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने कहा कि बाकी लोग कवि हैं, कविता करते हैं, और मैं सांड हूं, गोबर करता हूं। तो ये सुन के लोग हंस तो पड़े, लेकिन मुझे बहुत फूहड़ बात लगी है कि हंसने के लिए, व्यंग्य के लिए आदमी कितनी फूहड़ता कर रहा है। और उसी मंच पर केदारनाथ सिंह ने कविता पढ़ी, तो एक कविता में एक खास तरह की सुरुचि जो है, और भाषिक जो प्रयोग है, भाषा में जो एक सुरुचि का सवाल है, उसने हमको आकृष्ट किया। और जिस तरह की कविताएं मैं लिखता हूं, उस ओर मैं चल पड़ा। ये बताइए कि जैसे केदारनाथ सिंह जी के बारे में आपने बताया, और मुझे पता है कि आप उनसे बहुत प्रभावित भी थे और उनके बहुत करीब भी थे। एक सवाल यहाँ पर है जो मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के रूप में आपने केदारनाथ सिंह को, कवि के रूप में तो हम सब जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, एक व्यक्ति के रूप में आपने उनको किस तरह से देखा? हाँ, एक तो केदार जी बड़े सुरुचि संपन्न व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दुनिया भर का साहित्य पढ़ा था उन्होंने। लेकिन और एक तरह से कहिए तो शीर्ष पर थे कविता में भी, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे। कविता के लिए दुनिया भर से उनको सम्मान मिला। लेकिन उनकी एक कविता पंक्ति ध्यान में आ रही है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं गांव आऊं और लोगों से मिलूं तो ऐसे मिलूं
कि दिल्ली न आए बीच में। तो साधारण से साधारण आदमी से वो उसके स्तर पर जाकर के मिल सकते थे और बात कर सकते थे। केदार जी के जो सबसे प्रिय अभिन्न मित्र थे पडरौना में, जिनके ऊपर उन्होंने कविता भी लिखी है, जिनको उन्होंने अपनी कविता की एक किताब भी समर्पित की है, एक लेख भी लिखा है, कैलाशपति निषाद। तो कैलाशपति निषाद बेहद साधारण व्यक्ति थे और केदार जी के ही प्रयत्न से निषाद जी को एक जूनियर हाई स्कूल में नौकरी मिल गई थी और बहुत ही गरीब परिवार था उनका। इतना गरीब कि सिर्फ एक ही भाई की शादी हुई थी, बाकी तीनों भाई साधु का जीवन उन्होंने बिताया। तो उतने साधारण व्यक्ति के साथ केदार जी का जो लगाव था, और केदार जी दुनिया के जिस कोने में रहे हों उस कोने से उन्होंने कैलाशपति निषाद को चिट्ठियां लिखी। निषाद जी की मृत्यु जब हुई तो मैंने पता किया तो उनके घर से करीब 60-70 चिट्ठियां मिली केदार जी की लिखी हुई। तो केदार जी का इस तरह से साधारण लोगों से एक और आम जो पडरौना का एक सामान्य नागरिक है उसके साथ उनका मतलब बीच में कहीं कोई यह नहीं कि साहब मैं इतना बड़ा कवि हूं या इतना बड़ा प्रोफेसर हूं या इतना नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, प्राचार्य हूं, कुछ नहीं। मनुष्य के स्तर पर मनुष्य से मिलने की क्षमता थी केदारनाथ सिंह के भीतर, और इस चीज ने मुझे निजी तौर पर व्यक्ति के रूप में उनको मुझे बहुत प्रभावित किया और आकृष्ट किया। एक बार विजयदान देथा जो राजस्थानी के गोरखपुर आए हुए थे किसी कार्यक्रम में, तो केदार जी और विजयदान देथा दोनों साथ आए थे और प्रेमचंद साहित्य संस्थान जिसकी चर्चा आपने की, उसकी लाइब्रेरी की शुरुआत विजयदान देथा ने की थी। तो कार्यक्रम के बाद प्रोग्राम बना कि सब लोग चलेंगे कुशीनगर, भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि का दर्शन करेंगे और वहां से फिर पडरौना जाएंगे जो केदार जी की का एक तरह से उनकी कर्मभूमि रही है। तो विजयदान देथा और केदारनाथ सिंह रेलवे स्टेशन पर जब उतरे पहले दिन और वापस जब हमने उनको ट्रेन पर में बिठाया तब तक दोनों में हंसी मजाक चलता रहा। खूब पुरलुफ्त बातचीत हो रही थी, दोनों के बीच हंसी मजाक चल रहा था। और तो जब हम लोग पडरौना के लिए निकले कुशीनगर से, और कुशीनगर चौराहे पर थोड़ा जाम था, गाड़ी रुक गई थी, तो विजयदान देथा एक जीप से हम लोग जा रहे थे। जीप के अगली सीट पर विजयदान देथा, बगल में केदार जी और फिर बीच में केदार जी और ड्राइवर। तो मजाक में ही विजयदान देथा ने बगल से कोई आदमी जा रहा था साइकिल से, उससे कहा कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, केदार जी तो यहाँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो इत्तेफाक देखिए कि जिस आदमी से ये मजाक बस बात कही विजयदान देथा ने, वो कहा अरे गुरुजी, और तुरंत उसने साइकिल खड़ा की और साइकिल खड़ा करके केदार जी को प्रणाम किया। छात्र रहा होगा और केदार जी को जानता होगा, एक मामूली किसान चेहरा था उसका। तो विजयदान देथा हक्का बक्का रह गए कि कोई व्यक्ति किसी इलाके में, और वो भी पढ़ा लिखा और कवि प्रोफेसर व्यक्ति जो कि कोई राजनीति में नहीं है, किसी
इस तरह के अभिनेता नहीं है और इस तरह से अपने इलाके में लोकप्रिय है। तो ये था केदार जी का लोगों से जुड़ाव। तो वो हंसी मजाक और एक बातचीत करने का उनका जो लहजा था वो सब बहुत ही आत्मीय था। और उस आत्मीयता के नाते ही आज भी उस इलाके में जाइए तो लोग केदार जी को चाहने वाले लोग, कई बार ऐसे लोग होंगे जिनको कविता से कोई लेना देना नहीं है, हिंदी साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब की स्मृति उनके दिमाग में है। तो ये है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। एक तो केदारनाथ जी जो थे वो बहुत सरल व्यक्ति थे, और देख के मतलब अगर कोई ये नहीं मतलब कह सकता था मतलब कि इतने बड़े कवि से में अभी उनके मृत्यु से कुछ दिन पहले तो मैं सेल्फी ले रहा था उनके साथ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा अपना नंबर दीजिए, मैं अभी अभी आपके मोबाइल पर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो मैंने देखा उनके पास एक पुराना मोबाइल था, मतलब वो स्मार्टफोन नहीं था उनके पास। जी 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 जी। और मतलब आजकल का तो ये है कि स्मार्टफोन के बगैर कभी आदमी होता ही नहीं, क्योंकि सारी रचनाएं तो उसके स्मार्टफोन में ही होती थी। जी तो बिल्कुल। और हमारी मुलाकात पहले भी गोरखपुर में भी हो चुकी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी हो चुकी है। एक बार गोष्ठी में उनसे विपरीत मैंने कुछ बोला भी था, मुझे सब, लेकिन वो हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और बहुत सरल व्यक्ति थे। ये तो मेरे पर भी उनका काफी प्रभाव रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये किताब आपकी जो साहित्य अकादमी से आई है, स्वयंभू, हाँ। ये क्या है वैसे? ये मतलब लेखों का संकलन है कि क्या है ये? असल में साहित्य अकादमी की एक बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है, भारतीय साहित्य के निर्माता। तो भारत की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में जो जिन कवियों लेखकों का महत्वपूर्ण अवदान है उन पर एक किताबों की श्रृंखला, और मेरा ख्याल है कि हजारों किताबें उसमें होंगी। जो भारतीय साहित्य का निर्माण जिन लोगों ने किया है उन पर, तो उसी श्रृंखला के तहत मैंने ये किताब लिखी थी स्वयंभू पर। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि थे और एक भाषा अपभ्रंश भाषा के कवि थे, जिस अपभ्रंश से आगे चल करके हिंदी का विकास हुआ। और स्वयंभू जैन परंपरा के कवि हैं। अपभ्रंश में जो कविताएं मिलती हैं, उपलब्ध हैं अपभ्रंश भाषा की, वो दो तरह की कविताएं हैं। मुख्यतः तो धार्मिक कविताएं ही बची रह गई हैं। जो लोक कविताएं रही होंगी या धर्म से इतर कविताएं रही होंगी, वो कविताएं नहीं मिलती हैं। केवल एक कवि है अब्दुल रहमान, उसकी कविता मिलती है, या फिर एक व्याकरण ग्रंथ में ये अब्दुल रहमान ये खान खाना जो उनका जो उनकी नहीं बात नहीं, वो तो अब्दुल रहीम खान खाना तो दूसरे हैं। अच्छा। ये अब्दुल रहमान अपभ्रंश के कवि थे। अच्छा। खान खाना तो ये तुलसीदास के समकालीन थे कवि, हाँ, समकालीन थे और वो। दरबार से उनका संबंध था। तो लेकिन ये तो कबीर से भी 400 वर्ष पहले हुए थे अब्दुल रहमान, और जुलाहे थे। लेकिन बात स्वयंभू की हो रही थी। तो जो अपभ्रंश में धर्म से जुड़ी हुई कविताएं मिलती हैं वो दो तरह की कविताएं हैं। एक तो जैन परंपरा की कविताएं हैं और दूसरी बौद्ध परंपरा की कविताएं हैं। तो स्वयंभू जैन परंपरा के कवि थे,
और बड़े कवि थे। और राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के बारे में लिखा है कि भारत के 5 अगर बड़े कवियों का नाम लिया जाए तो उसमें स्वयंभू आएंगे। तो स्वयंभू ने का जो सब जिनकी प्रसिद्धि जिस ग्रंथ से है उसका नाम पौमचर्यू है, राम कथा है वो एक तरह से। और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखते समय जो कहा ना कि नाना पुराण निगमागम, तो तमाम जो पुरानी पोथियां हैं, किताबें हैं, उनका हमने उपयोग किया है। तो राहुल जी का अनुमान है कि स्वयंभू की जो रामायण है अपभ्रंश में लिखी हुई, जिसको हम पौमचर्यू के नाम से जानते हैं, जरूर तुलसीदास ने उसको भी देखा होगा। तो जैन परंपरा के बड़े कवि थे, तो उनके ऊपर एक परिचयात्मक किताब है स्वयंभू। और राम कथा की, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही राम कथा भारतीय जनमानस में बेहद लोकप्रिय है और भारत के सभी अंचलों में राम कथा की मौजूदगी है। तो जैन कवियों की एक लंबी परंपरा रही है जिन्होंने राम कथा को आधार बना करके और जैन धर्म से जुड़ी बातों के प्रचार के लिए या उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए राम कथा का उपयोग किया है। और वो बहुत ही सुंदर काव्य रचना भी है। यानी आप देखेंगे तो स्वयंभू की जो रचना पद्धति है, जिस छंद विधान को स्वयंभू ने अपनाया है, तुलसीदास ने आगे चल करके उसी छंद विधान में, उसी ढांचे, जो दोहा और चौपाई वाली शैली रामचरितमानस में दिखाई पड़ती है, तो वही स्वयंभू पर एक परिचयात्मक किताब है। ये जैसे अभी आपने कहा कि साहित्य को जिन लोगों ने मतलब समृद्ध किया है साहित्य को, तो अब यहां पर तो एक सवाल ये उठता है कि साहित्य की 2 धाराएं हैं। और एक तो जो कहते हैं कि हम मुख्य धारा जिसको लोग बोलते हैं मुख्य धारा, और मुख्य धारा के लोग सोचते हैं कि हम ही ने साहित्य को समृद्ध किया है। और दूसरी धारा जो है वो मतलब लोक से शुरू होती है, और वो अभी भी साहित्य में अपनी अच्छी जगह बनाने के लिए वो संघर्षरत है। और इस पर हमारी आपकी बातचीत भी होने वाली थी कि साहित्य की जो दूसरी परंपरा है, मतलब दूसरी परंपरा में यानी कि जिसमें लोक परंपरा है, जिसमें प्रतिरोध के स्वर भी हैं और आलोचना के स्वर भी हैं। तो इस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये जो दूसरी धारा जो है साहित्य की है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि कबीर, और क्या कबीर से मतलब जनरली अगर बात की जाए तो, लेकिन कबीर से पहले भी तो लोग होंगे जो मतलब दूसरी पर साहित्य की धारा को पिच कर रहे होंगे। जी देखिए, एक तो ये जो पहली धारा और दूसरी धारा की जो बात है, एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिरोध से दोनों धाराएं प्राण शक्ति अर्जित करती हैं। जब प्रतिरोध होता है तो जो जिसको हम पहली धारा कहते हैं वह भी अपने को विकसित करती है। लेकिन एक दूसरा सवाल है, मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की है और जिन कवियों से मैंने काम शुरू किया है, 84 सिद्धों का नाम आपने सुना होगा। 84 सिद्धों में बहुत सारे ऐसे थे जो कविताएं लिखते थे।
सरहपा थे, लुईपा थे, डोम्बिपा थे, बहुत सारे 84 सिद्धों में राहुल जी ने पूरी सूची दी थी। तो आप देखेंगे 84 सिद्धों के जो नाम की सूची है उनमें अधिकांश ब्राह्मणेतर वर्ग से आते हैं और कुछ जो कि स्वयं ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति है, ये संस्कृति उपयुक्त नहीं है, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। सरहपा उसमें से एक थे। सरहपा स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन ब्राह्मणत्व का परित्याग उन्होंने कर दिया था, आज की भाषा में जिसको डिक्लास होना कहते हैं। और सरहपा ने तो एक धारा जो वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण संस्कृति को पुष्ट करने वाली धारा रही है, उसके बरक्स एक साहित्य की धारा आपको शुरू से ही, यानी जितनी पुरानी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था की संस्कृति है, ब्राह्मणवाद की संस्कृति है, उतनी ही पुरानी उसके प्रतिरोध की परंपरा भी है। और बाकी संस्कृत के भीतर मैं नहीं जाऊंगा, पाली के भीतर नहीं जाऊंगा, और अपभ्रंश कविता के भीतर सरहपा से जो धारा शुरू होती है, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो भेद को नहीं जानता, यूं ही वो कुश और पानी लेकर के और धुआं पैदा करता रहता है, जो ज्ञान की बात है, जो तत्व की बात है, वो नहीं जानता। जिस परंपरा का विकास आगे चल करके हम कबीर में देखते हैं, और मैं अभी अब्दुल रहमान का नाम ले रहा था, अब्दुल रहमान भी जाति के जुलाहे थे, जैसे कि आगे चल करके, और कई बार मुझे लगता है कि अब्दुल रहमान कबीर के पूर्वज हैं। तो जुलाहे थे, बुनकर थे, और एक छोटी सी किताब उनकी मिलती है, संदेश रासक नाम है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक संदेश काव्य है। उसका जो पहला हिस्सा है, पहला भाग है, उसमें प्रक्रम उसको कहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि समूची हिंदी कविता के इतिहास में जितनी लोकतांत्रिक चेतना अब्दुल रहमान के यहां दिखाई पड़ती है, उतनी और किसी दूसरे कवि में नहीं दिखाई पड़ती। उसमें वो कहता है कि जा जस कब सत्ती सा तेण अलज रेण भड़ी अब्बा जय चौमुहेण भड़ियम ता सेसा मां भड़ी जंतु। जिसके पास जितनी काव्य क्षमता हो, उसे उसके हिसाब से कविता लिखनी चाहिए। अगर चतुर्मुख ने कविता लिखी, चतुर्मुख अपभ्रंश के एक बहुत बड़े कवि थे, तो क्या बाकी लोग कविता न लिखें? बाकी लोग भी लिखें। महान नदी गंगा बहती है, तो क्या जो छोटी छोटी नदियां हैं वे न बहें? तालाब में सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, तो क्या एक गरीब की झोपड़ी पर लौकी का फूल न खिले? सुंदरियां अपने कोमल करों से बीड़ा के तार से सुमधुर स्वर निकालती हैं, ठीक बात है। तो क्या गांव की जो औरतें हैं वह ढोल मजीरे पर बजा करके जो संगीत का आनंद लेती हैं, वे आनंद न लें? इस तरह की
सैकड़ों उपमाएं देता है कवि, और विशेष के बरक्स साधारण को प्रतिष्ठित करने का काम करता है। तो एक धारा शुरू से ही रही है जो वर्ण व्यवस्था की संस्कृति, जिसके मूल में एक तरह की क्रूरता है, एक तरह की विषमता है, एक तरह की क्रूरता है, एक तरह की अमानवीयता है, उसके बरक्स प्रतिरोध की आवाज बुलंद करने की कविता की धारा शुरू से मौजूद है। और जैसा कि मैंने कहा कि सरहपा, काढ़पा, लुईपा से लेके स्वयं गोरखनाथ की जो कविता है, गोरखनाथ की कविता भी उसी प्रतिरोधी धारा की कविता है। आगे चल गोरखनाथ तो नाथ परंपरा के जो थे। हाँ, गोरखनाथ ने नाथ परंपरा की शुरुआत की, और बहुत ही, और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि गोरखनाथ की जो महिमा है उसके अनेक आयाम हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गोरखनाथ के व्यक्तित्व की, वो ये है कि लोक भाषा में कविता। आपको याद होगा कि केशवदास जैसा कवि कहता है कि भाषा बोल न जाने ही जिनके कुल के दास। संस्कृत कविता की और संस्कृत भाषा की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उसके आगे ये जो जनपदीय भाषाएं थी, जनपदीय भाषाओं में व्यवहार करना, ये माना जाता था कि ये गंवार और पिछड़े हुए लोग हैं। गुरु गोरखनाथ ने जो गोरखबानी लिखी वो जनपदीय भाषा में है। हालांकि संस्कृत में उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन गोरखनाथ की जिस महिमा से हम परिचित हैं, अखिल भारतीय जो व्याप्ति है उनकी महिमा की, वो गोरखबानी की वजह से है। जिस गोरखबानी में आपको भोजपुरी के भी बीज मिल जाएंगे, जिसमें अवधी के भी बीज मिल जाएंगे, और खड़ी बोली हिंदी का भी एक रूप उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो जनपदीय कविता के अग्रधावक के रूप में गोरखनाथ का महत्व मैं देखता हूं और पहचानता हूं। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर गोरखनाथ न हुए होते और गोरखनाथ ने जनपदीय भाषाओं की महिमा को उस तरह से स्थापित नहीं किया होता, तो आगे चलकर जो हमारी इतनी समृद्ध भक्ति कविता हुई और जनपदीय भाषा में संभव हुई, वह शायद इसी तरह संभव नहीं हो पाती जैसे कि हमारे सामने है। तो प्रतिरोध की धारा शुरू से ही कविता में मौजूद है। जो प्रतिरोध की धारा आपने बताया अभी कि ये जनपदीय भाषाओं से इसकी शुरुआत होती है, ये इसका जो हिंदी में कविताएं लिखी जाती हैं, क्या उनका एक्सटेंशन, मतलब हिंदी में जो प्रतिरोध की कविताएं हैं, क्या उनका एक्सटेंशन माना जा सकता है? अब एक्सटेंशन अब कविता में अपने ढंग से होता है। गोरखनाथ की एक पंक्ति मुझे ध्यान आ रही है, हबक न बोलिबा, खबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाऊं, गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भड़ंत गोरख राम। ये जो धीमे धीमे की एक लय दिखाई पड़ती है गोरखनाथ की कविता में, आप आए तो केदारनाथ सिंह की कविता में धीमे धीमे आता है छीमियों में रस। तो एक धीमे धीमे की लय मौजूद है। बहुत सारे उदाहरण हम आप कबीर के साथ तो हम सीधे अपने को जोड़ते हैं, और युवा कवि खास तौर से अपने को कबीर के साथ जोड़ने का, कबीर का जो एक विद्रोही तेवर है, उस विद्रोही तेवर से सीधे अपने को जोड़ता है। लेकिन जब हम कबीर के विद्रोह की
विद्रोही तेवर के स्रोत की तलाश करते हैं, तो उसकी तलाश करते हुए हम गोरखनाथ और सरहपा तक जाते हैं। तो इस तरह देखें तो एक पूरी परंपरा प्रतिरोध की हमको दिखाई पड़ती है। और ये इसमें आगे चलकर ये धूमिल वगैरह को भी उसमें आप मतलब बिल्कुल उसी बिल्कुल उसी बिल्कुल। परंपरा। धूमिल की कविता का जो तेवर है, उस तेवर की भी आप अगर स्रोतों की तलाश करेंगे तो उसकी तलाश करते हुए आप कबीर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आज के भी और भी बहुत सारे कवि हैं जिनकी कविता में प्रतिरोध की आवाज है, तो आप देखेंगे तो उसके स्रोत की तलाश करते हुए अनायास आप कबीर तक पहुंचते हैं, बुद्ध तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने भोजपुरी भाषा के लिए काफी काम किया और भोजपुरी भाषा को आपने सही मतलब जगह दिलाने के लिए काफी काम किया। एक तो थोड़ा ये बताइए कि भोजपुरी की जो स्थिति है, भोजपुरी का जो साहित्य है, उसकी क्या स्थिति है अभी? और क्योंकि भोजपुरी साहित्य के बारे में कम बात होती है, भोजपुरी भाषा के बारे में बात होती है। और जैसे हम लोग अगर बहुत कुछ जानते हैं तो जैसे भिखारी ठाकुर के बारे में हम जानते हैं, या मान लीजिए कुछ और एक दो कवियों को जानते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि भोजपुरी जो साहित्य की चर्चा नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया भोजपुरी के बारे में। एक तो भोजपुरी बड़ी भाषा है, और बड़ी भाषा इस अर्थ में है कि एक बड़ी आबादी भोजपुरी का व्यवहार करती है। आपने भिखारी ठाकुर का नाम लिया। भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिश्र हैं, जो अपने पूर्वी धुन के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। कहते तो ये भी हैं कि मोती बीए भी किसी जमाने में थे। मोती बीए तो खैर इन लोगों के बाद के हैं। मोती बीए या धरीक्षण मिश्र हुए हैं कुशीनगर के, या बनारस के राम जियावन दास बावला हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में साहित्य है नहीं। मैं पिछले दिनों मेरे हाथ भोलानाथ गहमरी की एक किताब मेरे हाथ लगी, और आपको आश्चर्य होगा कि उस किताब की भूमिका फिराक गोरखपुरी ने लिखी है, और भोजपुरी में लिखी है फिराक गोरखपुरी ने। और हम सब जानते हैं कि फिराक की भी मातृभाषा भोजपुरी थी। तो उसमें बड़ी पीड़ा के साथ फिराक ने लिखा कि परिस्थितियों बस मैं भोजपुरी जैसी मीठी और प्राणवान भाषा का पुत्र होते हुए भी इसमें कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन इसकी जो मिठास है वह आपको भोलानाथ गहमरी के गीतों में दिखाई पड़ेगी। और हमारे लिए तो ये थोड़ा अब मुश्किल हो गया है कि मैं अब इस उम्र में आके भोजपुरी में कुछ लिखूं, लेकिन भोजपुरी में जो मिठास है और जो संभावना इस भाषा के भीतर छुपी हुई है, उसकी वानगी भोलानाथ गहमरी के गीतों में मिलती है। ये फिराक साहब ने स्वीकार किया। भोजपुरी के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि
बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि भोजपुरी में साहित्य क्या है। भोजपुरी के जो हम लोग एक तरह से कार्यकर्ता हैं, हम लोग गोरखनाथ में भी भोजपुरी देखते हैं, हम कबीर में भी भोजपुरी देखते हैं, संत परंपरा में भोजपुरी साहित्य लिखा गया है। भोजपुरी में संत परंपरा की बहुतेरी कविता लिखी गई है। एक जो भोजपुरी के साहित्य जो अदृश्य सा है, जो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी एक वजह जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि प्रतिरोध की चेतना, प्रतिरोध का साहित्य, और ये जो निर्गुण संत परंपरा है वह अपने आप में प्रतिरोध की परंपरा का साहित्य है। तो एक मेरा अनुमान है कि भोजपुरी का साहित्य जो अदृश्य रह गया, उसके पीछे उसका प्रतिरोधी स्वरूप भी है, जिसे जानबूझ करके ओझल किया गया। लेकिन इसके अलावा मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, और मैं ये ऐसा सोचता हूं कि हर भाषा का अपना एक समय होता है। ब्रज भाषा थी, है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम हमारे सामने आ चुका है। अष्टछाप के कवियों ने, सूरदास जैसा बड़ा कवि हुआ है। उसी तरह अवधि है। अवधि का जो सर्वश्रेष्ठ है वो जायसी के यहाँ और तुलसीदास के यहाँ आ चुका है। सर्वोत्तम अवधि भाषा का आ चुका है। मैथिल भाषा का सर्वोत्तम विद्यापति के यहाँ आ चुका है। और भी बहुत सारे साहित्य हैं, मैं एक नाम ले रहा हूं तो बाकी को ये ना समझा जाए कि मैं बाकी की अवमानना कर रहा हूं। प्रातिनिधिक नाम मैं ले रहा हूं। भोजपुरी ऐसी भाषा है जिसका सर्वोत्तम आना बाकी है। भोजपुरी के मिठास की, भोजपुरी भाषा के अभिव्यक्ति क्षमता की, भोजपुरी के लोक साहित्य की और साहित्य की भी बहुत बड़े लोगों ने तारीफ की है। मैंने अभी फिराक का हवाला दिया, ग्रेसन की पूरी किताब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहते हैं कि उनकी वजह से साहित्य अकादमी में भोजपुरी नहीं आ पाई। ठीक बात है कि नहीं आ पाई, लेकिन एक प्रसंग जो उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, द्विवेदी जी का ये मानना था कि अगर बाण भट्ट की आत्मकथा, और हम सब जानते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा एक बड़े ही सामासिक किस्म की हिंदी में लिखी गई कृति है। द्विवेदी जी का मानना था कि अगर बाण भट्ट की आत्मकथा मैंने हिंदी में न लिखकर भोजपुरी में लिखी होती तो ये ज्यादा समर्थ रचना साबित हुई होती। तो भोजपुरी का एक तो छिटपुट बहुत सारा साहित्य है। बहुत सारे आजादी के आंदोलन में, उस दौर में बहुत सारे गीत लिखे गए। 1912-13 में एक गीत रघुवीर नारायण ने लिखा, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। बटोहिया गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि भोजपुरी इलाके से बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, तो इस गीत ने देश के बाहर भी बहुत सारी यात्रा की। और आप ध्यान से देखेंगे तो बंकिम चंद्र के
का जो गीत है वंदे मातरम, और इकबाल का जो तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और रघुवीर नारायण का जो गीत है बटोहिया, सुंदर सुभून भैया भारत के देशवा। इन तीनों गीतों को आप सामने रख के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भोजपुरी का यह गीत किसी भी तरह से इन दोनों गीतों से कम नहीं है, बल्कि उसी धरातल से, जिस जमीन से बंकिम चंद्र बोलते हैं, जिस जमीन से इकबाल बोलते हैं, देश के साथ और देश के भूगोल के साथ और देश की प्रकृति के साथ देश प्रेम क्या होता है, ये तीनों के तीनों जो गीत हैं वो देश प्रेम के गीत हैं। और देश प्रेम क्या होता है? देश की प्रकृति, देश के लोग, देश के निवासी, देश की नदियां, देश के पहाड़, देश का जल, उसके साथ हमारा जो एक आत्मीय लगाव है वही देश प्रेम है। तो भोजपुरी में बहुत अच्छी रचनाएं हुई हैं। बीच के दौर में कुछ फूहड़ गीतकारों ने और कुछ फूहड़ गवैयों ने और एक फूहड़ सिनेमा ने भोजपुरी की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन बार बार ये बात होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, द्व्यर्थी गाने हैं, तो है कौन सी भाषा है जिसमें अश्लीलता नहीं है? क्या अंग्रेजी में नहीं है? आप देखें तो इतनी जो पूर्ण साहित्य है वो मेरे ख्याल से अंग्रेजी से ज्यादा तो दुनिया की किसी भाषा में नहीं होगा, हर भाषा में होता है। भोजपुरी का दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ कारणों से एक खास दौर में वह अश्लील साहित्य या अश्लील गीत एक सतह पर आ गया और ऐसी छवि बनाई गई जैसे कि भोजपुरी यही है। लेकिन भोजपुरी की जो एक बुनियादी धुन है निर्गुण की, और उस निर्गुण के भीतर जो एक दार्शनिक ऊंचाई है, उस दार्शनिक ऊंचाई को जिसके भीतर कबीर की वाणी गूंज रही है, और कबीर से लेकर के और भोलानाथ गहमरी से लेकर के राम जीवन दास बावला तक, और आगे चल करके गोरख पांडे और हमारे प्रकाश उदय तक एक परंपरा है भोजपुरी गीतों की। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके बावजूद भोजपुरी का सर्वोत्तम साहित्य आना बाकी है। अभी एक उपन्यास आया है भोजपुरी में, गंगा रतन विदेशी। ये विदेशिया जो शब्द है ये भोजपुरी का एक बहुत ही आप कहें कि एक कुंजी शब्द है। भोजपुरी इलाके से जो पलायन और विस्थापन का इतिहास है, और उस विस्थापन के मूल में यहाँ की गरीबी, यहाँ की बदहाली की कहानी छुपी हुई है। और विदेशिया का जो एक कंसेप्ट पैदा होता है, जो अवधारणा पैदा होती है, उसका संबंध भोजपुरी भूभाग की बदहाली, बेतरतीबी और गरीबी से और उसकी संवेदनशीलता से जुड़ता है। तो ये सारी जो चीजें मिलकर के, मैं कह रहा था कि उस उपन्यास में गंगा रतन विदेशी में उस सारे विस्थापन की चर्चा की गई है। तो भोजपुरी का
भोजपुरी के साथ की जो भाषाएं हैं वो अपना सर्वोत्तम दे चुकी हैं। अवधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दूसरा तुलसीदास पैदा करने में। ब्रज भाषा को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी दूसरा सूरदास पैदा करने में, या सूरदास जैसा कोई दूसरा। भोजपुरी के सूरदास को आना बाकी है, भोजपुरी के तुलसीदास का आना बाकी है। तो इस भोजपुरी की जो एक संभावनाशील भाषा है, और जिसको द्व्यर्थी गाना कह के, ये भी भाषा की एक ताकत है। अब यह है कि भाषा की उस ताकत का कुछ लोगों ने पैसों के लिए या प्रसिद्धि के लिए, शॉर्टकट के लिए उसको अपनाया और भाषा को कलंकित करने का काम किया। एक सवाल यहाँ पर है, और जो मैं कारण भी समझता हूं। भोजपुरी भाषा को लेकर के जो संस्कार होता है, मतलब बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, वो भोजपुरी भाषा के प्रति उतना लगाव न होना भी एक कारण है। क्योंकि देखिए, दो महाराष्ट्रियन जब मिलते हैं तो वो मराठी में बात करते हैं, दो बंगाली मिलते हैं तो बंगाली में बात करते हैं। लेकिन दो अगर यूपी और बिहार के लोग मिलते हैं, पूर्वांचल और बिहार के लोग, तो वो भले ही उनका टोन भले ही भोजपुरी का हो, लेकिन वो बोलेंगे खड़ी बोली में ही कोशिश करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि जो मैं समझता हूं कि अपनी भाषा के प्रति, अपने जो हमारी अपनी मातृभाषा है, इसको कह सकते हैं, जो घर में तो सब हम भोजपुरी ही बात करते हैं, लेकिन अभी आजकल चूंकि वो इंग्लिश मीडियम का जमाना चल चुका है, तो वो अब कौन माई बाबूजी कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। अब माँ और पिताजी भी कम लोग बोलते हैं। अब तो मम्मी और डैडी भी लोग बोलने लगे, गांव-गांव के लोग भी मम्मी डैडी बोलने लगे हैं। और लोगों को संकोच होता है कि भोजपुरी में बात करने में, मतलब मैं तो दावे मतलब जोर दे के बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी बोलने में लोग शर्माते हैं कि भोजपुरी बोल रहे हैं तो अगल बगल वाले लोग क्या सोचेंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है भोजपुरी साहित्य के ना डेवलप होने का। देखिए, ये एक कारण जरूर है। ये एक तरह से आप देखें तो औपनिवेशिक जो समय था उसकी देन है कि जो एक देसी भाषाएं हैं उनके साथ गंवार होने की एक लेवल लगा कि ये गंवारूपन है। तो हमने भोजपुरी जैसी भाषा को पिछड़े और गंवार होने का एक, जैसे कि मान लिया गया कि एक प्रमाण है। तो उससे हम, भाई मुझे याद है कि जब मैं अपने निकट के कस्बे में इंटरमीडिएट पढ़ने आया, तो मेरी जो हिंदी थी, उस हिंदी में भोजपुरी की धुनियां घुस जाती थी, और कुछ शहर के कस्बे के जो लड़के थे उन भोजपुरी ध्वनियों पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। तो एक भाषा को लेकर के कि वो पिछड़ी हुई भाषा है, गंवार भाषा है, यह सोच कुछ तो मैंने अभी केशव दास को उद्धृत करते हुए बताया कि एक संस्कृत की श्रेष्ठता के नाते भी थी कि भाषा को बोलना जो है वो पांडित्य के विरुद्ध है। और इसी बात को अलग ढंग से अंग्रेजों ने स्थापित किया और कहा कि ये जो देसी भाषाएं हैं ये गंवार होने का चिन्ह है। दुर्भाग्य से यह बात सबसे ज्यादा जहां घर की, वो भोजपुरी इलाका है।
या कहें कि जिसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, उस हिंदी प्रदेश में ये बात सबसे ज्यादा हुई। बंगला में ये नहीं हुई, तमिल में ये नहीं हुई। तमिल तो खैर एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है अपने ढंग से। दूसरी किसी, मराठी का नाम आपने लिया, मराठी में ये बात नहीं हुई। लेकिन भोजपुरी को लेकर के ये अवधारणा हमने आत्मसात कर ली और मान लिया कि ये पिछड़ी भाषा है। तो जहां पहला मौका मिला हमने भोजपुरी छोड़ी और हिंदी की ओर आ गए या अंग्रेजी की ओर आ गए। लेकिन इसमें आप देखें तो बहुत सारे लोग ये स्वीकार करने में उनको कठिनाई होती है कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी है। वो इस बात को स्वीकार करने में उनको दिक्कत होती है कि भोजपुरी उनकी मातृभाषा है, जबकि है। तो एक जो हम भोजपुरी के लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कम से कम भोजपुरी में हो, इसके पीछे कोई भाषाई राजनीति नहीं है, बल्कि एक इतने बड़े भाषा समूह की एक वास्तविकता से इसका संबंध है। और वो ये है कि एक भाषा गंवार है, एक भाषा पिछड़ी है, तो हम उससे अपना संबंध काट लेते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसको हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा की पहचान ये होती है कि उसको हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं। तो हम हिंदी सीखते नहीं हैं, और जिस अंग्रेजी के पीछे भागते हैं वो आती नहीं है। तो एक ऐसी पीढ़ी भी तैयार हो गई है जो भाषा विहीन है, जिसने भोजपुरी छोड़ दी है, हिंदी जो सीख नहीं पाया है, और अंग्रेजी उसको आई नहीं है। एक भाषा विहीन लोगों की एक भीड़ जमा हो गई है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाषा, जैसे आपके कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही भाषा हमारी स्मृति कोश होती है। तो ये भाषा का सवाल बहुत गहरे जा करके हमारे मनुष्य होने के सवाल से जुड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि मातृभाषा के रूप में जो भोजपुरी है, उसके ऊपर जो तरह तरह के लांछन लगाए गए हैं, और उन लांछनों की वजह से भी हम भोजपुरी से अपने को जोड़ने में जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो चीजें खत्म हो, और भोजपुरी की जो खूबसूरती है, जो खूबसूरत उसकी संवेदना है, जो इस भाषा की सामर्थ्य है, वो सारी चीजें प्रकट हों, और हमको बेहतर मनुष्य बनने में मातृभाषा की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को हम पहचाने और उस भूमिका को क्रियान्वित करें। इसके पीछे क्या आपको लगता नहीं कि इसमें एक पॉलिटिकल कारण भी है? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि मैं जब छोटा था तो मैं राजेंद्र प्रसाद जी को भोजपुरी में भाषण देते हुए देखता था, सुनता था। उसके बाद तो मैंने शायद किसी को भोजपुरी में भाषण देते हुए नहीं सुना। और वो एक लालू प्रसाद यादव बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी ही बोलते हैं, भोजपुरी वाली हिंदी, मतलब जो खड़ी बोली होती है जिसमें। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि देखिए किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का जो नेता होता है, वो अगर अपनी भाषा से प्रेम दिखाता है तो जनता को भी
ये समझ में आता है कि ये हमारी भाषा है और हमें अपनी भाषा से प्रेम और रखना चाहिए। तो मैं ये भी एक बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक भोजपुरी अध्ययन केंद्र बना और उसका उससे एक तरह से जुड़ने का अवसर मुझे मिला। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र की ओर से एक पत्रिका निकाली, भोजपुरी जनपद, और उसका लोकार्पण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे कर्ण सिंह जी उस समय। तो उनसे हमने अनुरोध किया कि इसको आप इस पत्रिका का लोकार्पण करें। तो लोकार्पण की तैयारी चल ही रही थी, हम लोग उनके पास पहुंच गए थे। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल है कि नहीं है? ये तो 8वीं अनुसूची में शामिल होगी। मैंने कहा कि नहीं, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कर्ण सिंह ने कहा कि अरे, इतनी बड़ी भाषा है, इतने ज्यादा लोग इसको बोलने वाले हैं और ये अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। फिर उन्होंने एक किस्सा बताया कि देखिए, हमारी डोंगरी, जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, यानी कि लाखों में ही है, वह 8वीं अनुसूची में है। जब उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलन हो रहा था और लोग धरने पर बैठे थे, उस समय मैं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री था और कर्ण सिंह से कहा गया कि आप इसका समर्थन करें। कर्ण सिंह केंद्रीय मंत्री रहते हुए अपनी ही सरकार के विरुद्ध अपनी भाषा के पक्ष में खड़े हुए और एक दिन नहीं लगा उस भाषा को, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिल गई। मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी क्षेत्र के किसी राजनेता ने भोजपुरी भाषा को लेकर के इस तरह का साहस दिखाया। जगजीवन राम जी बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते थे, बहुत अच्छा भाषण उन्होंने भोजपुरी में किया है। हमारे चंद्रशेखर जी बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते थे और बल्कि हमारे बहुत सारे लोगों का और मेरा भी ये मानना है कि चंद्रशेखर जी जो अंग्रेजी बोलते थे वह भी भोजपुरी में बोलते थे। लेकिन भाषा के सवाल को लेकर के भोजपुरी क्षेत्र के नेताओं ने वैसी संलग्नता और प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि भोजपुरी 8वीं शेड्यूल में नहीं होती। आज भी बहुत सारे नेता लोग अपने भाषण में भोजपुरी के 2-4 वाक्यों का इस्तेमाल करके और भोजपुरी का प्रेम के प्रति प्रेम तो दिखाते हैं, लेकिन जब भोजपुरी के लिए कुछ करने की बात होती है तो उस समय पीछे हट जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भोजपुरी क्षेत्र के नेताओं ने भाषा के सवाल को वरीयता नहीं दी और खास तौर से तब नहीं दी जबकि वो उनके होने का एक मतलब था, जब वो सत्ता के निकट थे या सत्ता में उनकी आवाज सुनी जा रही थी, उस समय उन्होंने इस सवाल को नहीं उठाया। चलिए, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और काफी जानकारी मिली।
मुझे तो काफी अच्छा लगा ही, और लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा, और काफी लोग यहाँ पर हैं भी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने कहा था शुरू में भी कि सौभाग्य हमेशा दुतरफा होता है, तो आपसे बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी वक्त किसी हाँ हाँ, मंच पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।